सरकार तो ईवीएम की बदौलत बनी है। हाँ। ईवीएम रहा है कारण, जिसकी वजह से नहीं तो अब तक तो किसानों के घुटनों पे पैरों पे गिर चढ़ी हुई थी सरकार। दिल दुखी जब होता है जब यहाँ के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के रक्षा मंत्री अगर यही इंतजामात अगर संसद भवन हमले से पहले कर लिए होते तो संसद भवन पे कभी हमला नहीं होता। यही इंतजामात अगर इन्होंने पुलवामा में कर लिए होते तो शायद इतने सैनिक शहीद नहीं होते। कि सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोहे। मेरी बात समझना, सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोहे, जैसे बाती दीप की कट उजियारा होए। जिन्होंने ये शहादतें दे रहे हैं ना, जो यहाँ पे मतलब हमारे किसान भाई, तो ये समझ लो कि वो जो कुर्बान हुए हैं ना, सच्चाई पे कुर्बान हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जिनका ज़मीर जागा हुआ है और जिनके ज़मीर मर चुके हैं, अरे रोटी खानी है ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारे फौजी भाइयों को, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, रोटी खानी है ना उनको, तो कम से कम इतनी गुलामी मत करो कि तुम्हारी गुलामी हमारे गरीब बच्चों की रोटी खोले हमसे। आना जाना हमारी तरफ से पूरा खुला हुआ है, कोई भी आओ जाओ। लेकिन दिल्ली सरकार ये जितना भी गंद पवा रही है, इनकी जिम्मेवारी अमित शाह की और नरेंद्र मोदी ये काम करा रहा है। घटिया काम है, क्या कि दिल्ली की जनता परेशान हो, इनके आपस में फूट पड़े। ऐसा कुछ नहीं, किसान लोगों की तरफ से सबके लिए आवाजाही है। इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि तुम्हारी खांसी और हमारी खांसी कोरोना, तुम्हारा कुत्ता तो हमारा कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और हमारे साथ हैं असल सिद्धार्थ यादव जी, जो यहाँ किसान आंदोलन में पहुँचे हैं। तो सर, जिस तरह से आज 69 डे हो गए, लेकिन सरकार है वो अभी हिल नहीं रही है, क्या लग रहा है आपको? सरकार तो ईवीएम की बदौलत बनी है। हाँ। ईवीएम रहा है कारण, जिसकी वजह से नहीं तो अब तक तो किसानों के घुटनों पे पैरों पे गिर चढ़ी हुई थी सरकार। ईवीएम बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से ये सरकार मनमानी कर रही है। उसे जनता से कोई सरोकार नहीं है, उसे केवल अपनी मनमानी करनी है, मन की बात करनी है। यही सरकार कर रही है और करती रहेगी। अब आगे क्या होगा? जिस तरह से अब वो कल बजट भी पेश हुआ, हाँ, उसमें भी सब वो खुले चैलेंज कर रहे कि हम सरकारी संपत्ति सब बेच देंगे। नहीं, ये तो बेचने का काम जब से ये आया था, अच्छे दिनों का प्रलोभन दे के लोगों को केवल अच्छे दिन, यानी एक ऐसा जुमला जो दिया लोगों को, जिसकी वजह से लोग सुनहरे ख्वाबों में चलने लगे और उन्हीं सुनहरे ख्वाबों को दिखा के लोगों को ठगने का काम आज नहीं, ये 2014 से कर रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे सहने कर रहा है, जैसे अभी आपके एक चोट लगी हो पैर में और दूसरी चोट लगी हो कंधे में, तो सबसे ज़्यादा दर्द कौन सी करेगी? जो बाद में लगी है। तो उसी तरह ये एक दर्द को भुलाते हुए दूसरा दर्द देता जा रहा है और चलता जा रहा है। जनता जबकि संजीदा हो जाना चाहिए उसे कि अब इसे रोक लेना चाहिए, चाहे आंदोलन के जरिए रोक ले, चाहे किसी भी माध्यम से ऐसा हो जो कोर्ट में जाके इन लोगों को रोकने का काम करना चाहिए। जैसे यह किसान आंदोलन आज चल रहा है, मैं जनता से अपील करूंगा कि इसमें अपनी 100% भागीदारी निभा लें, नहीं तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से भारत का संविधान ख़त्म हो जाएगा। मैं शशि भूषण आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बैरिकेडिंग देखी होगी, आम इंसानों के लिए लगा रखी। पहले रास्ते चालू थे लेकिन अब बंद कर दिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे बैरिकेटर, इतना पुख्ता इंतजामात जो किए गए हैं वो शायद देश की सीमा पर भी नहीं है। जो यहाँ इन कथाकथित खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, यानी कि जो इन अन्नदाताओं के लिए किए गए हैं, वो इंतजाम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे मैंने देखे हैं। दिल दुखी जब होता है जब यहाँ के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के रक्षा मंत्री अगर यही इंतजामात अगर संसद भवन हमले से पहले कर लिए होते तो संसद भवन पे कभी हमला नहीं होता। यही इंतजामात अगर इन्होंने पुलवामा में कर लिए होते तो शायद इतने सैनिक शहीद नहीं होते। यही इंतजामात इन्होंने अगर पहले कर लिए होते तो इतना आतंकवाद का यहाँ रोना नहीं रोया होता। लेकिन जो इंतजामात इन्होंने यहाँ किए हैं, ये आदमी किसी दूसरे देश के हैं।
ये आदमी कहीं बाहर से आए हैं, जो इंतजाम इन्होंने किए यहाँ, इनको शर्म आनी चाहिए। इनके अंदर का ज़मीर इतना मर चुका है। जो आदमी अन्न खाता है, जो कहते हैं कि जिस थाली में खाया जाता है उसे बड़े सहेज कर रखा जाता है, क्योंकि अगले दिन फिर उसमें खाया जाता है, 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर उसमें खाया जाता है। लेकिन इस देश के रक्षा मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यहाँ की कह रहा हूँ शासन और प्रशासन, यानी कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इतनी गैरत बन गई है? क्या तुम्हारे अंदर का ज़मीर मर गया है? जो इन लोगों के लिए तुमने कांटे लगाए हैं, इन लोगों के लिए उन्होंने वो लगाए हैं, ये कौन सा हमला हो रहा है? अगर तुम्हें जब पहले नहीं पता था कि ये लोग वहाँ पहुँचेंगे और 26 जनवरी को तुमने नहीं किया, ऐसा होने दिया, क्योंकि तुम चाहते थे कि ऐसा हो और हम इन्हें बदनाम करें। और आज तुम इतने इंतजाम कर रहे हो कि 4-4 बैरियर लगा के, कांटे वाले तार लगा के ये कर रहे हो। ये तुम्हारा ज़मीर अगर इंसान की उसमें आते हो, कहते हैं कि आदमी भी एक पशु है, लेकिन वो सामाजिक पशु है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बुद्धि है। इतनी बुद्धि तो एक जानवर के अंदर भी होती है। जो तुमने गैर बुद्धि और गैर जिम्मेदाराना ये हरकतें की हैं। एक चीज़ आज मैं सुबह वो जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री होते थे उत्तर प्रदेश के, तब का वो बयान मैं सुन रहा था। आज वो कह रहे थे कि जी मैंने टिकैत साहब लखनऊ आना चाहते थे, टिकैत साहब लखनऊ आए तो मैंने बैरियर हटवा दिए, उनसे कहा जितने भी किसान हैं सब मेरे घर आओ, बात करेंगे। हम घर आए, वो घर आए, टिकैत साहब बातें की, खाना खाया। आज वो मुख्यमंत्री, आज देश का रक्षा मंत्री है। आज क्यों नहीं बोल रहा है वो मुख्यमंत्री? वही आदमी है, वही आदमी है, सिर्फ उम्र ही तो बढ़ी है। वो कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, आज देश का रक्षा मंत्री है। क्या उसे नहीं बोलना चाहिए कि भी हाँ ठीक है, एक किसान है, कोई बुरे थोड़ा ही। मैंने पहले भी जब टिकैत साहब जिंदा थे और उनके दोनों बेटे उनके साथ थे, आज टिकैत साहब नहीं, उनके दोनों बेटे हैं, क्या आज उनको बुला के ये सब नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन बात ये है कि जो ये चाहते हैं, जो ये करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। कमी उनमें तो है ही, लेकिन थोड़ी कमी हमारे अंदर भी है कि हम इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे रहे हैं, हम ईंट का जवाब सिर्फ फूलों से दे रहे हैं। बस ये कमी है हमारी। और इसी अगर कमी को ये कुछ भी कह सकते हैं, चाहे इसे हमारी एक कमी समझ लें, चाहे हमारा भोलापन समझ लें, चाहे हमारे इस देश के लिए एक कहते हैं ना कि भावना, जो क्योंकि इस देश की हर चीज़ हमने बनाई है और जिसको हम बनाते हैं हम उसे मिटा नहीं सकते, क्योंकि उससे हमें बहुत प्यार होता है। लेकिन जो हो रहा है बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। इससे ज़्यादा आगे कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। जिस तरह से सरकार और मीडिया भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी सब कुछ बताया जा रहा है जी, लेकिन वहाँ पर ये यूपी का इलाका है, यूपी में है, लेकिन सरकार इनके लिए बैरियर तो लगा रही है, लेकिन इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? अगर खालिस्तानी पाकिस्तानी है तो क्या सिर्फ नाम ही दे रही हैं या फिर है? नहीं, देखिए जो ये नाम देते हैं, नाम देने का पीछे इनके बहुत बड़ा कारण है। जनता में ये लोग केवल एक भ्रम फैलाने की स्थिति में है कि भ्रम फैल जाए कि लोग यहाँ इकट्ठा ना हो, इसलिए। और सरदारों को तो ये सदैव से बदनाम करते आए हैं, है ना। पहले ये सरदारों के पक्ष में थे जब कांग्रेस की सरकार थी, है ना, और आज जब इनकी सरकार हो गई तो ये सरदारों के खिलाफ हो गए। आज वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी हो रहे हैं। आप यहीं पीछे चले के जाइए, इसी समय की बात है, लास्ट ईयर यही समय था, ये मुसलमानों को यही कहा करते थे जो आज शब्द चल रहे हैं। तो इनके तो काम ही है ना, इनके तो काम ही है। ये केवल खुद जो आतंक फैलाते हैं, कभी राम के नाम पे आतंक फैलाते हैं, कभी कृष्ण के नाम पे आतंक फैलाते हैं, मंदिर के नाम पे आतंक फैलाते हैं। इनको कोई नहीं कहता कि ये आतंकवादी हैं। यहाँ पे किसान आया है पूरे देश की भलाई का काम करने के लिए, पूरे देश की रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। उसके लिए अगर किसान आतंकी है तो ऐसा आतंकी तो सब है, मैं भी हूँ ऐसा आतंकी। अगर डालना चाहे जेल में डाल दे वो। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो खबरें निष्पक्ष दिखाते हैं, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो गई, क्या लग रहा है? देखिए, पेशे से मैं गायक हूँ, साहित्यकार हूँ, कवि भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो देखिए, एक पाकिस्तान के शायर हुए हैं, उनका पूरा जीवन जेल में कटा क्योंकि उन्होंने सरकार पे हमेशा निशाना बनाया। तो ये साहित्यकारों का और जो देश से प्यार करते हैं उनका नाता जेल से होता है, उनका नाता समाज से और जेल से होता है। पक्ष में रहते हैं या तो वो समाज के बीच में रहते हैं, और जब समाज के बीच में रहते हैं तो समाज उन्हें प्यार करता है, और जब दुश्मन हावी हो जाता है तो वो फिर उन्हें वहाँ से जेल में भेजते हैं। तो पत्रकार हों, साहित्यकार हों, आंदोलनकारी हों, गीतकार हों, लेखक हों, इनका नाता हमेशा समाज से और जेल से रहा है। अगर बाहर हैं तो समाज में रहेंगे
और सरकार अगर इन पे मनमाना करती है तो इन्हें जेल में डालती है। साहित्य तो समाज हमें का दर्पण है। दर्पण है, हम या कोई और भी व्यक्ति को इससे नहीं डरना चाहिए, निष्पक्ष दिखाना चाहिए, क्योंकि देखिए जीवन में सांसों का रुकना एक बार की मौत होती है, लेकिन ज़मीर का मर जाना और गलत काम पर ना बोलना वो भी एक मौत से भी ऊपर मौत होती है। वो सांसें तो चलती हैं लेकिन मर जाने के बराबर होता है। लेकिन हम जिंदा हैं, जो भी जिंदा हैं वो अपने ज़िंदा होने का सबूत यहाँ दे रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। और जो मरे हुए हैं, गैरतमंद हैं, वो लोग वहाँ बैठे हुए इन पर अपनी जोर जबरदस्ती सब कुछ चला रहे हैं, पानी तक काटा। कितने गंदे लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं, इनका ज़मीर पता नहीं कौन सी स्कूल में ये पढ़े हैं। जबकि ये पढ़े लिखे हैं, मैं यहाँ तक भी देख रहा हूँ पुलिस कमिश्नर और ये सब जितने पढ़े लिखे हैं, उस टाइम पर छोटी सी किताब होती थी यादव जी, उस किताब का नाम था नैतिक शिक्षा। उस नैतिक शिक्षा में ये पढ़ाया जाता था कि हमें दूसरे से, अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करना है, हमें कैसे बोलना है। लेकिन शायद इन्होंने पढ़ी नहीं। भाई हमने तो पढ़ी है, हम इनके आदि की उम्र के हैं, हमने पढ़ी है, लेकिन इन्होंने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, अपने ही लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए देखो क्या कर रखा है। आज देश का बॉर्डर बना दिया, देश के बॉर्डर पे इतनी तारबंदी, इतना पुख्ता इंतजामात नहीं है जितने यहाँ कर रखे हैं। और ये जो आप सच दिखा रहे हैं, ये सिर्फ वही लोग दिखा सकते हैं, वही लोग कह सकते हैं जिनका ज़मीर जिंदा है। बाकी जिनका मर गया है वो घरों में बैठे हैं, इनके साथ खड़े हैं, और बाकी जिनका जिंदा है वो आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक बार मरेंगे, और जब मरेंगे जब उनकी सांसें रुक जाएंगी, उससे पहले वो नहीं मरेंगे। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा मीडिया है जो आज इस आंदोलन को इतना बड़ा खड़ा किया है। बाकी आप देख रहे हैं एक अर्णव गोस्वामी, जिसने अपना जब स्टूडियो बनाया और उसके बनाने वाले व्यक्ति का जब उसने 2.5 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो उसने उसको इतना टॉर्चर किया कि उस बनाने वाले ने और उसकी माँ ने, दोनों ने खुदकुशी कर ली, जिसके रिपोर्ट में, जिसके उसमें वो जेल गया। लेकिन जैसे ही जेल गया, सुबह रात को कोर्ट उन्हें निकालने के या जमानत के आदेश देता है। लेकिन जो हमारे साथी, जो हमारे पत्रकार आज जो सच दिखा रहे हैं, सिर्फ सच दिखा रहे हैं, उनका गुनाह इतना है कि वो सच दिखा रहे हैं, आज उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो कितने गंदे लोग हैं ये यार। सोच के मैं सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को पता नहीं कभी मौत आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो ज़रूर, लेकिन कहते हैं ना कि इस देश में अच्छे काम करने वाले याद किए जाते हैं और बुरे काम याद करने वाले किए जाते हैं, कि भाई वो बहुत अच्छा था। और एक याद वो भी किया था यार, वो बहुत गंदा भी था। लेकिन जब अच्छों का नाम आएगा तो किसानों का, इनके बेटों का नाम आएगा, और जब गंदी बात का या ज़मीर बिकने का या इनका नाम आएगा तो सबसे गंदे लोगों में यही लोग होंगे। यादव जी, मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ। पहले इंटरनेट इसलिए बंद होता था जी कि झूठी अफवाहें ना फैले जी, लेकिन अब इंटरनेट इसलिए बंद हो रहा है कि सच न दिखाया जाए। क्या चल रहा है देश में? नहीं, ये जो साउथ इंडियन फिल्में बनती थी, ये वहीं से सीख के सारे काम कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे आप देखेंगे उन फिल्मों को, तो वहाँ पे देखेंगे कि वो इंटरनेट सेवाएं बंद करके दंगे फैलाते थे। वही काम ये बिल्कुल सीख चुके हैं मोदी और अमित शाह। और आप समझ लो ये साउथ के हैं भी, है ना। तो दंगे फैलाने का आप ये भी जानते हैं कि वो तड़ी पार भी है गृह मंत्री। तो ये सारे काम, ये सारे ऐसे प्रशिक्षण आरएसएस से ये लेके आ चुके हैं। गोवा में मैं बता रहा हूँ आपको, आज से 4 साल पहले इन्होंने पिछड़ी जात के लोगों को, अनुसूचित समाज के लोगों को कर्मकांड का प्रशिक्षण देने के लिए गोवा भेजा था। मुझे वहाँ एक होटल से फ़ोन आया था, मेरे जानने वाला था, कि बोला मंदिरों में मेन मठ पे जो पुजारी बैठता है वो अब पिछड़ी जात और एससी का रखेंगे। तो जब ये ऐसी साजिशें रच सकते हैं हम लोगों को गुमराह करने के लिए, तो ये तो छोटी बात है इंटरनेट बंद करना। जी चलिए ठीक है सर। जिस तरह से मैं भी एक पाकिस्तान और राजस्थान से बॉर्डर पे हूँ, लेकिन वहाँ भी इतनी मुस्तैदी नहीं है और नहीं कंट्री झाड़ियाँ। जी अंकल जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आप एक बात कर रहे थे कि भी भाई साहब भी कर रहे थे कि भी ये लोग कितने गिर चुके हैं। एक बात बताऊं, मैं हिंदुस्तान के वर्ल्ड के जो इंसान है, पहली बात तो इंसान है जो उसका ये आंदोलन है। और इंसान, मौत जो होती है ना, मौत इंसान की एक तो होती है शारीरिक मौत, और एक होती है ज़मीर का मर जाना। तो जो लोग इस आंदोलन का साथ नहीं ना दे रहे, ये आंदोलन उसका है जो रोटी खा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग इसका साथ नहीं दे रहे, ये समझ लो कि उनका ज़मीर मर चुका है। एक मैं छोटा सा मैंने दोहरा है, वो मैं सुना देता हूँ आपको कि सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोहे। मेरी बात समझ लेना, सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोहे, जैसे बाती दीप की कट उजियारा होए।
जिन्होंने ये शहादतें दे रहे हैं ना, जो यहाँ पे मतलब हमारे किसान भाई, तो ये समझ लो कि वो जो कुर्बान हुए हैं ना, सच्चाई पे कुर्बान हुए हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जिनका ज़मीर जागा हुआ है और जिनके ज़मीर मर चुके हैं, अरे रोटी खानी है ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारे फौजी भाइयों को, या जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, रोटी खानी है ना उनको, तो कम से कम इतनी गुलामी मत करो कि तुम्हारी गुलामी हमारे गरीब बच्चों की रोटी खोले हमसे। ये रोटी खोने वाली एक सिपाही है, एक पुलिस वाला है, एक फौजी है। अगर मैं फौजी हूँ, मेरे मामा फौजी हैं, मेरे बुआ के कितने लड़के, हमारे लड़के कफन में लिपट के आते हैं। तो मैं ये बात कहनी चाह रहा हूँ भाई आपके माध्यम से कि एक बार बताओ, क्या हमसे सर्टिफिकेट लेंगे कि हम कितने देशभक्त हैं? ये सब का सब भाई बवंडर है। और मैं गांव-गांव जाता हूँ, गांव-गांव जाके घर-घर जाके ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आरएसएस का बाइकाट करो। ये जो नैकर वाले, इनका नैकर उतारो, इनका नैकर उतारो यार। एक कहावत है कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो। इस बार चोर को ही मारना, चोर की माँ को बिल्कुल खत्म करना है, जो चोर को जन्म ही ना दे। हमें इस बीजेपी को तो उखाड़ना है। सरकार इनकी जाते ही हर कच्छे वाले को इनका कच्छा उतारना है कि सीधा पेंट में आ जाए, ये खाकी कच्छा छोड़ दे। क्योंकि इनकी माँ तो यही है ना, इनकी माँ को मारना है, इनकी माँ की नसबंदी करानी है, ताकि वो आगे इन कच्छेधारियों को जन्म दे ही ना सके। और ये हम नौजवान वादा करते हैं कि इनकी माँ का जो ऑपरेशन करके इस बार छोड़ेंगे जरूर, जो आगे ऐसे हिजड़ों को जन्म दे ही ना। मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, हमारा भारत वो देश है जहाँ पे हर एक तरह के गुलदस्ते हैं। हम बचपन से पढ़ते थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब का मतलब है धर्म। कोई धर्म अगर ये सिखा रहा है कि आपस में हम बैर रख रहे हैं एक दूसरे से, वो हिंदू है, वो सिख है, वो मुसलमान है, वो ईसाई है, तो समझ लो वो धर्मी नहीं है। ये आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं, अभी तुम्हें पगड़ी पहना के सरदार बना दिया, उनको तिलक लगा के हिंदू बना दिया, और उसको टोपी चढ़ा के मुसलमान बना दिया। सच्चा मुसलमान कभी भी, जो अपने धर्म का सच्चा होगा, वो नफरत नहीं करेगा। सच्चा हिंदू नफरत नहीं करेगा, सच्चा सिख नफरत नहीं करेगा। तो ये नफरत कहाँ से फैला रहे हैं, ये देखिए ना आप सर जी। और एक बात छोटी सी कहना चाह रहा हूँ, मैं इस बात से, मैं उस रात का गवाह हूँ जिस रात यहाँ वो था, उस रात के हम दोनों गवाह हैं। हम दोनों जने मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, बस ये पहले हिंदू और मुसलमान लड़ाए थे, इन्होंने लड़ाए थे, सबको मालूम है। अब ये कराना चाह रहे थे सिख और हिंदू। परमात्मा ने सुन ली, वाहेगुरु ने, उसने अल्लाह ताला ने सुन ली, और इनकी ऐसी खटिया बजा दी, ये ऐसे बेकार हो गए कि बच्चे से आप पूछ सकते हो कि बच्चा समझ गया कि यार इनकी चालाकी कहाँ से मार रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत दिन से मारते हुए आप इनकी चालाकी देख रहे हो। आप मेरा गांव, मेरा नाम सुखदर्शन सिंह रजाकपुरिया, अमरोहा से हूं और शुरू के दिन से हूं। और उस रात 28 रात को जब हुआ था, हम वहीं पे थे हम। पता क्या है, यहाँ से पता लगता है इस तानाशाही सरकार का, ये दिल्ली की जनता को भड़काना चाह रही है। यहाँ देखे बैरिकेडिंग कितने खतरनाक कर दिए, क्या भाई दिल्ली के लोग अगर पैदल भी ना आ सके, क्योंकि इनका जो जनता का गलत असर जावे इन किसानों के ऊपर। इसकी गंदी राजनीति देख लो अमित शाह की, कितना गुंडागर्दी यहाँ पर करा रहा। तो ये देखो आप, दिल्ली की जनता कितनी परेशान हो रही, कहाँ से घूम से आ रही है। हम तो चाह रहे हैं, हमारे तो रोड पल्ली तरफ सब खुले हुए हैं, आना जाना हमारी तरफ से पूरा खुला हुआ है, कोई भी आओ जाओ। लेकिन दिल्ली सरकार ये जितना भी गंद पवा रही है, इनकी जिम्मेवारी अमित शाह की, और नरेंद्र मोदी ये काम करा रहा है, घटिया काम है। क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान हो, इनके आपस में फूट पड़े। ऐसा कुछ नहीं, किसान लोगों की तरफ से सबके लिए आवाज आई है। इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि तुम्हारी खांसी और हमारी खांसी कोरोना, तुम्हारा कुत्ता तो हमारा कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी। यानी देखो, एक दिन भी किसानों ने रोड बंद नहीं करी भाई साहब। एक दिन भी एम्बुलेंस जाती थी, हमारा घोड़ा आगे जाता था, घोड़े पे सवार आगे जाता था, हम एम्बुलेंस को छोड़ के आते थे। हमारे नौजवान बच्चों ने, हमारे जो यहाँ पे किसान भाई हैं, जो भी आ रहा है, उन्होंने अपने कंधे पे उठा के भी बीमारों को आगे पहुँचाया है। अब सरकार ने सारा बंद कर दिया, तो दे ये दंड इसका। मतलब वही बात है कि तुम्हारे लिए कानून कुछ और, हमारे लिए कुछ और। ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये जो सरकार है, अगर हम इस सरकार से कोई उम्मीद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि जिन लोगों का जीवन साजिशों भरा हो, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों अमित शाह, जिनके ऊपर इतने सारे केस लगे हुए हैं, जो तड़ी पार रह चुका है, उसको सारे गुण और अवगुण सब पता है, ठीक है। तो वो उसको पैतरे क्या करना है, हिंदू मुसलमान करना है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी करना है कि और कुछ करना है, कहाँ दंगे करना है, कहाँ लड़के भेजना है। जब नकली पुलिस वाले बन सकते हैं, जब नकली लोग जो है मुसलमानों के भेष में आ सकते हैं, सरदार बन सकते हैं, हिंदू बन सकते हैं, तो उनके पास बहुत सारे पैतरे हैं,
समझ रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल डाइवर्जन का काम कर रही है, लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रही है। अभी जब बिहार में चुनाव था, आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बननी थी, ये लोग ईवीएम में घोटाला किए थे। ईवीएम की पोल ना खुले इसलिए उसको डाइवर्ट किसान आंदोलन में कर दिया गया। सारे लोग, सारी मीडिया को इधर भेज दिया गया, 2 दिन बाद मीडिया को ख़त्म कर दिया। यहाँ जितनी भी मीडिया थी सब यहाँ का पोल पट्टी सब उल्टा दिखाने लगी। और क्या हुआ, ईवीएम का मामला दब गया। ईवीएम के चक्कर में कोरोना, ये अभी हर जगह होता है कि कोरोना चालू। जब से बंगाल में चुनाव आ गया है, सारे चोर वहां जाके, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ हो, केशव मौर्य हो, ये टकला जो योगी है चाहे वो हो, सारे के सारे जाके बंगाल में चुनाव कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इनके लिए कोई कोरोना नहीं है, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर पब्लिक अपने हक के लिए अगर रोड पे बैठी है, अनशन कर रही है, आंदोलन कर रही है, तो वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की ये जो साजिश है ये नाकाम रहेगी। 2022 और 24 में जनता जाग चुकी है और परिवर्तन करेगी, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। साफ कर दो इनका। कहाँ से हो? भैया ये हम गाजियाबाद से, ये चिप्याना गांव है भाई। यू अमित शाह का गैंग ने जो जुल्म ढाए, बोला गुरु तेग बहादुर के गुरुद्वारे को तोड़ना, सब हिंदू जाग जाओ। ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू आतंकवादी है। रावण है ये असली। बता, गुरु तेग बहादुर के इतिहास को पढ़ के देखो, उसने किसके नहीं गर्दन दी। उसके गुरुद्वारे में अमित शाह गैंग के गुंडे जाकर मंदिर में, गुरुद्वारे में तोड़ फोड़ करी है। ये हिंदू नहीं है, रावण है असली। इन रावणों को सभी प्रेस वाले, आज देश की ये आवश्यकता बन चुकी है। अपनी चापलूसियत इन्हें छोड़ के जीवन जीने के लिए होता है स्वयं। इस समय छोड़ के जन जन बच्चे बच्चा इस अभियान में खड़े हो जाओ कि इन हिंदू आतंकवादियों को, रावण वंशियों को जभी मिटाने का काम करे भारत में। ये जब से तक नहीं भागेंगे, ये शांत नहीं होने देंगे, ये बवाल चलाते ही रहेंगे। तुम यूँ बात देख के देखो, आदमी को कमाने खाने नहीं देते, कोई ना कोई राजनीतिक मुद्दा बनाई। कभी पाकिस्तान में बिल्डिंगों पे बम गिर के करे हम युद्ध जीत गए, कभी चीन में गलत यूनिट लगा के, बेर लड़ाकू यूनिट लगा के वहाँ के चुनाव के चक्कर में आदमी मरवा रहे। ये हत्या की राजनीति कर रहे। सभी प्रेस वाले, सभी नेता, सभी का ये दायित्व है कि इन दिन आतंकवादियों से भारत को बचाओ। मेरा कहना यूएस मंच के माध्यम से।